स्वागत है आपका MS इमरान ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे से होंगे। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th के फिज़िक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फिज़िक्स का लाइट चैप्टर पे। इसमें हम जानेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश की विभिन्न गतिविधियों के बारे में, प्रकाश क्या है, कैसे हमारे दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता है। हम सभी बिंदुओं पर बड़ी ही सरलता से सरल भाषा में जानेंगे, जिसे आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे आगे दूसरे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उन्हें इससे मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं लाइट चैप्टर, प्रकाश। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, NCERT साइंस क्लास 10th की कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम बात करेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस पूरे चैप्टर को हमने 4 भागों में बांटा है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। पहले भाग में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ अंश के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1 पार्ट 1। ये सबसे पहले प्रकाश के प्रवर्तन को जानने के लिए हम जानेंगे कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। बिना प्रकाश को समझे हम प्रकाश के प्रवर्तन को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम जानेंगे कि प्रकाश किरण क्या है, व्हाट इज़ ए रे ऑफ लाइट। प्रकाश को समझने के लिए हम इस प्रकार समझते हैं कि प्रकाश कैसे गमन करती है। इसके लिए हम एक प्रकाश स्रोत लेंगे। ये हमारा स्रोत कुछ भी हो सकता है, टॉर्च लाइट, बल्ब। इसके सामने हम एक अपारदर्शक वस्तु को रख देंगे। अब इसमें प्रकाश के गमन के लिए इस अपारदर्शक वस्तु में छोटा सा होल कर देते हैं, एक छोटी सी छिद्र कर देते हैं, जिससे हमारी प्रकाश होकर चलने लगती है सीधी रेखा में। इसी सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो हम प्रकाश के किरण को समझ चुके हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह है जो सीधी रेखा में चलती है और जो हमारे आँखों से टकराकर वस्तु पर पड़ती है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश को समझने के बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, आइए इसको हम एकदम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर पड़ती है, और प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, तो यह पूर्णतः वापस मोड़ दी जाती है, जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात आपतित किरण जिस चमकीले सतह पर पड़ती है तो पुनः वापस उसी माध्यम में मोड़ दी जाती है। आपतित किरण जितने कोण से दर्पण पर आपतन होती है, उतने ही कोण से पुनः वापस परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन होने के लिए प्रकाश कुछ नियमों का पालन करती है। उसी नियमों को हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। इस घटना को समझने के लिए हम कुछ विशेष बिंदु पर अभ्यास करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए। इसके लिए हम एक दर्पण इमेजिन करते हैं। कोई आपतित किरण इस दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराती है और टकराकर पुनः वापस परावर्तित हो जाती है, जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है और उस बिंदु से वापस परावर्तित होती है, उस बिंदु के बीच हम एक अभिलंब डाल देते हैं। यह अभिलंब जो होता है एक काल्पनिक होता है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, आपतित किरण और अभिलंब
के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। इसे आई द्वारा सूचित करेंगे, यानी इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आर द्वारा सूचित करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस प्रकार प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम हो जाएगा कोण आई इक्वल टू कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होगा। परावर्तन के द्वितीय नियम, इसको समझने के लिए हम इस प्रकार करते हैं। आपतित किरण, जो किरण दर्पण की सतह पर पड़ती है और जिस बिंदु से टकरा कर वह वापस चली जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों दर्पण के एक ही समतल में होते हैं। यही है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों दर्पण के एक ही बिंदु, एक ही तल पे होते हैं। तो हम प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम को समझ चुके हैं। आइए अब इसे शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इन्हीं दो नियमों को हम कहते हैं प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। अब अगला टॉपिक है हमारा दर्पण। चलिए समझते हैं दर्पण को। दर्पण के दो भाग होते हैं। पहला दर्पण का पहला भाग जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं, तथा दूसरे प्रकार के दर्पण जिसे हम गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कहते हैं। समतल दर्पण प्लेन मिरर। प्लेन मिरर दर्पण का वह भाग होता है जिसका सतह समतल होता है तथा जिसके पिछले हिस्से को हम सिल्वर किए हुए रहते हैं, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा भाग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यह कोई आम दर्पण नहीं होता है, ये किसी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर का एक भाग होता है और जिसका इनर या आउटर सरफेस को हम सिल्वर किए हुए रहते हैं। गोलीय दर्पण प्रायः दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम इनके दोनों प्रकारों को समझते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार किस प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण को समझने के लिए हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। गोलीय दर्पण का पहला भाग होता है जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और गोलीय दर्पण का दूसरा भाग अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को समझने के लिए हम एक स्फेरिकल मिरर का एक भाग लेते हैं, उसके इनर सरफेस को हम सिल्वर कर देते हैं, आंतरिक भाग को हम रजतित कर देते हैं और इसमें बाहर से प्रकाश की किरण टकराती है और परावर्तित होती है, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को भी समझने के लिए हम एक गोलीय दर्पण का एक भाग लेते हैं और इसके हम बाहरी सतह को सिल्वर कर देते हैं। बाहरी सतह को सिल्वर करते हैं तब हम इसे अवतल करते हैं। इसके भीतरी सतह से हम प्रकाश को परावर्तन कराते हैं। गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ टर्म्स, हमें ये टर्म बार बार काम आएंगे, इसलिए हम इस टर्म को देखते हैं। गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उसको समझते हैं। प्लेन ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। दूसरा भाग होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ये गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। इसे समझने के लिए हम एक दर्पण लेते हैं।
इसके बाहरी सतह को रजतित कर देते हैं, बाहरी सतह को सिल्वर करते हैं, अतः ये एक अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का उपयोग करके हम समझने का कोशिश करेंगे दर्पण का ध्रुव क्या है। तो सबसे पहला टर्म था पोल, आइए हम उसे समझते हैं। अवतल दर्पण जो एक स्फेरिकल गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, उसी अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे, पी, पोल। अब अवतल दर्पण जिस गोलीय सतह का भाग होता है उसकी हम कल्पना करते हैं एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा, डॉटेड लाइन के द्वारा। तो ये इस प्रकार का ये दर्पण होगा जो जिसका भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है। ये पूरा एक चीज हम देखते हैं। इसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु केंद्र को हम सी के द्वारा इंडिकेट करते हैं, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी गोलीय दर्पण के केंद्र को सी द्वारा डिनोट करते हैं। अब सी और पी को मिलाने वाली रेखा को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब हम मुख्य अक्ष को समझ चुके हैं, तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं वक्रता त्रिज्या को। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, यानी गोलीय दर्पण जिस केंद्र से हम केंद्र का एक भाग होता है, उसी केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके रेडियस को गोलीय दर्पण को मान लेते हैं एक वृत्त है, और उसके त्रिज्या को हम आर के द्वारा डिनोट करेंगे, उसी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या आर। यानी सी और पी को मिलाने वाली रेखा, सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, आर। इन सभी टर्म को समझने के बाद हमारा एक टर्म शेष रह जाता है फोकस। फोकस को समझने के लिए हमें एक किरण लेना पड़ेगा जो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण प्रायः अनंत से आती हुई किरण होती है। ये किरण आकर दर्पण की सतह से टकराती है, और टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु को काटते हुए इस प्रकार परावर्तित हो जाती है। अनंत से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, उस बिंदु को ही हम फोकस कहते हैं। अब जिसे हम एफ द्वारा डिनोट करते हैं, एफ से फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब एफ तथा पी के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी, पी एफ इक्वल टू एफ, फोकस दूरी। इस प्रकार हम फोकस तथा फोकस दूरी को समझ चुके हैं। एफ बराबर पी एफ बराबर फोकस दूरी, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि अनंत से आती हुई किरण दर्पण अवतल दर्पण के सतह को टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हुई परावर्तित हो जाती है, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आइए अब उन सभी टर्म को उत्तल दर्पण के केस में समझते हैं। उत्तल दर्पण के केस में समझने के लिए हम दर्पण के इनर सरफेस को सिल्वर कर देते हैं। अब इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम पी, पोल कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब ये गोलीय दर्पण जिस भाग का एक सतह होगा उसे हम इमेजिन करते हैं, और उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सी तथा पी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब ये टर्म समझने के बाद बच जाता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसे समझने के लिए हम अनंत से आती हुई एक किरण लेते हैं। अनंत से आती हुई किरण दर्पण के जिस भाग से टकराती है और टकराकर फिर वो परावर्तित हो जाती है। फोकस दूरी को समझने के लिए हमेशा हम अनंत से आती हुई किरण को ही प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के हमेशा समांतर आती है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई किरण हमेशा अनंत से ही आती है। अनंत से आती हुई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर
दर्पण के जिस भाग से टकराती है और टकराकर वो इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुख्य अक्ष के किसी खास बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम फोकस कहेंगे, दर्पण का फोकस कहेंगे। इसे एफ द्वारा सूचित करेंगे। एफ तथा पी के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहेंगे। पी एफ इक्वल टू एफ फोकस दूरी, पी एफ इक्वल टू एफ फोकस दूरी। इस प्रकार हम उत्तल दर्पण के केस में दर्पण के सभी बिंदुओं को समझ चुके हैं। अब आइए एफ तथा आर के बीच के संबंध को समझते हैं। एफ तथा आर के बीच एक खास संबंध होता है, इस संबंध को समझते हैं। ये बहुत ही उपयोगी सूत्र होता है, इसे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पे फिजिक्स के बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलते हैं। एफ इक्वल टू फोकस दूरी फोकल लेंथ, आर इक्वल टू वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम जान ही रहे हैं ये दोनों टर्म को। तो इस प्रकार एफ बराबर जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। एफ जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। एफ इक्वल टू r/2। इस फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को समझ चुके हैं। यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो के अगले भाग में हम समझेंगे वस्तु और प्रतिबिंब को। हमारे वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं आपने वीडियो